आज का क्लास ध्यान देंगे सभी छात्र, खासकर अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लोग तीसरे चरण में पहुंचे हैं। यानी कि इस मिशन 2023 जो हम लोग 10वीं कक्षा के का जो अध्यापन यहाँ पे हो रहा है, उसमें सबसे प्रमुखता के साथ मैं इस बात को आपके बीच में रखना चाहूँगा कि ये जो आप आज शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दरअसल इसको अगर देखी जाए तो तकरीबन 10 नंबर से एबव, खासकर ऑब्जेक्टिव बेसिक जब से क्वेश्चन आती है हम लोगों के बीच में, उस हिसाब से अगर देखी जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से कहा क्या चीज का मिलता है, ऑब्जेक्टिव। तो मैं आज के क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन खासकर इसलिए आप छात्रों के लिए जरूरी हो जाता है कि उसमें क्वेश्चन के प्रति आपसी क्या होता है, सामंजस्य बन जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन को अपने हिसाब से घुमाने का एक तहजीब मिल जाता है, तरीका समझ में आ जाता है। तीसरी बात, समझ इंट्रोडक्शन के बाद किसी भी किताब से, किसी भी माने सिस्टम से आपको क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछा जाता है तो आपको निर्भीक होकर, निर्भय होकर के आपको बनाने का इच्छा होता है। अब जैसे आप मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या भारतीय भवन से पढ़ा लिए, अब आपको कोई आलोक से पूछ दिया, कोई एसएफ से पूछ दिया, है कि नहीं, आरएस अग्रवाल से आ गया क्वेश्चन, तो आप कभी डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि तुम उसको अंदर तक जानकारी लीजिए। रियल में इंट्रोडक्शन यही चीज ही है जो किसी पौधे की जड़ों तक जो पोषक तत्व पहुंच जाती है, चाहे जल हो, है कि नहीं, वो जो मिट्टी को भुरभुरी बनाना है, केचुआ जाएगा जो चाली जिसको कहते हैं, और जल में घुल करके तमाम पोषक तत्व जड़ में जाएगी। और जड़ जब अगर फलेगी फूलेगी, अच्छा से विकसित होगा, तो जड़े से ना पूरा ट्रांसमिशन होता है हर जगह। तो वही चीज है, वही इंट्रोडक्शन को आप एज ए जड़ समझ करके काम करें तो आपके लिए बेहतर है। बात समझ में आया? तो हमारा कहना यह है कि अभी फिलहाल इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी क्लास को अभी हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको यहां से कोऑर्डिनेट, सुन रहे हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन बनता है ना। एक ही बार लिख देते हैं, डिफिनीशन ही चल देगा। तो डिफिनीशन में देखिए, डिफिनीशन को आप 9th क्लास में भी इसको पढ़े, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। देखिए यह जो अंग्रेजी नाम आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट, रियल में आप अगर देखें तो कई बार हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ाया है, जो हम आज बताते हैं और बराबर बताते रहते हैं कि SINE साइन होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट से त्रिकोणमिति की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझाना है, इंट्रोडक्शन है, हड़बड़ाना नहीं है। फिर अगले क्लास में अगला वीडियो भी आप कल देखेंगे, फिर अगली क्लास में और बेहतर ढंग से आगे बताएंगे। आज प्रारंभिक दिन है, थोड़ा हम स्लोली इसको क्लास में लेंगे आज। तो देखिए साइन है, तो साइन SINE, और इसी के जस्ट पूरक हम लोग कहते हैं कोसाइन, कोसाइन, कोज्या जिसका नाम है हिंदी नाम। तो खैर हिंदी नाम से हमको मतलब नहीं है, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है, साइन। इनका संक्षिप्त नाम होता है कॉस। और रियल में देख लीजिए तो अंग्रेजी नाम को आप अगर झांकिए तो लग रहा होगा SINE इसमें भी है, SINE इसमें भी, और SINE के साथ कौन लगा है, को, माने ये एक प्रकार का क्या करता है, कॉपरेट करता है, एक कंप्लीमेंट है, कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है। क्या चीज कंप्लीट करता है, एक दूसरे का सब कंप्लीट करने का मतलब पूरा है, पूरा करता है। जिस किसी भी काम को पूरा करता है लेकिन पूरा करता है, ये दोनों मिले। इसलिए देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री में साइन अगर कहीं लिखा रहता है साइन थीटा, तो तुरंत साइन के बदले में आप क्या देते हो, कॉस, और थीटा के बदले में देते हो 90 देते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बस कोस शब्द के लिए इतना बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। अब ऐसे ही साइन कोसाइन में होता है, ऐसे ही आपको सेक और कॉसेकेंट में होता है, SECENT, उसको भी देख लें हल्का सा, सेकेंड इधर COSECENT,
इसमें भी देखिए SECENT कॉमन वर्ड है, क्या लग गया को, देखिए कॉपरेट किया, तब ना सेक का पूरा कोसेक होता है। तो को लगा हुआ जो देखेंगे उसका सेंटेंस को, उस वर्ड्स को पूरा क्लियर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका पूरक है। किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बस पूरा नाम लेकिन अंग्रेजी नाम होना चाहिए, पूरा स्पेलिंग उसको आना चाहिए, जो मैं पहले इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ, है कि नहीं। ऐसे ही 10 कॉट में होता है। तो चलिए हमने अभी आपको ये दिखाया कि को लगा करके आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पूरा करने में मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा करने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। तो आज आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट में किसी दो, समझ रहे हैं, किसी दो मिनिमम 2 चीज की यहाँ पे आवश्यकता होगी, और यहाँ जरूरत उस चीज की होगी जो ज्योमेट्री का सबसे फंडामेंटल चीज होता है। ज्योमेट्री का सबसे मूल चीज को क्या कहते हैं, हाँ, इसलिए बिंदु का डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से कि ज्यामिति के मूल इकाई को बिंदु कहते हैं। जैसे लोग बोलते रहते हैं बिंदु ऐसे भी अपरिभाषित है, बिंदु की ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई कुछ है, कुछ परिमाण ही नहीं है। कुछ परिमाण है, और जिसका कोई परिमाण नहीं हो बताइए उसको मैं जल्दी तर परिभाषित नहीं कर सकता हूँ। वैसे हम लोग काम चलाओ डिफिनीशन आनंद फानंद में बोल देते हैं, बिंदु वह है जिसमें स्थान हो परंतु ये सब ना हो। तो भाई स्थान ही हो तो क्या दिक्कत है, स्थान है तो कोई क्षेत्रफल निकाल लोगे क्या, स्थान है तो बताओ क्षेत्रफल निकाल लोगे क्या, एक सतह लेती है क्या, एक बिंदु मात्र है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए इसका कोई भी आप कहा जाए तो एक तरह से मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण नहीं होती है। और जिस किसी का अगर परिमाण ना हो तो शायद उसको भौतिक राशि भी कहना भी गलत होता है। जैसे भौतिक राशि का भी डिफिनेशन सदिश में अगर पढ़े होंगे 9th क्लास में तो सुने होंगे ना, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश, और जिसमें केवल परिमाण होते हैं दिशा नहीं होती। परिमाण तो होते हैं, वैल्यू तो होता है, लेकिन यहाँ क्या है बिंदु, बिंदु को कभी बोले बिंदु 5 सेंटीमीटर का बिंदु है कभी। इसीलिए बिंदु ही रियल में बिंदु पर ही संपूर्ण बातें होगी हम लोगों के यहाँ अभी ज्योमेट्री में। अभी नियामक ज्यामिति में जो बात होगी आज शुरुआती क्लास में वो बिंदु पर ही। बात से क्लियर है? क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री की शुरुआत, ज्योमेट्री का शुरू जहां से हम लोग करते हैं उसमें हम लोग पहले प्राथमिकता बिंदु को देते हैं, फिर रेखा आते हैं, रेखाखंड आते हैं, कोण आते हैं, कोण बनने के बाद बहुत सारा बंद आकृति बनता है जिसमें त्रिभुज चतुर्भुज सब आते हैं, और अदरवाइज बहुत सारे आते हैं। फिलहाल बिंदु की बात हो तो आप ये समझें कि बिंदु की स्थिति को, स्थिति एज ए पोजीशन, हाँ, इस सरफेस एरिया पर बिंदु कहाँ है वो तो कहीं भी सकती है। उस बिंदु का अपना एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू। आप कहेगा सर आप तो अभी बोले वैल्यू नहीं होती, हम कहेंगे नहीं होती है तब ना उसको कोऑर्डिनेट करेंगे हम। अगर होती तो फिर हमको क्या जरूरत थी, अगर होती तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। आज नहीं होती है, उसकी वैल्यू अकेला कोई मान नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, एक कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर दिया जाता है कहीं से। ऑर्डर मतलब एक तरह से आज्ञा है ना, आदेश मिलती है उसको कि ऐसे किया जाए। लीजिए हम भी हैं आपके साथ, आप ऐसे कीजिए, दोनों मिलकर के इसका कुछ वैल्यू दीजिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात बिंदु की होगी, बात इसी पे अभी तक चल रही है। और बिंदु की क्या होगी, एक स्थिति होगी। ठीक सर, स्थिति मीन्स क्या, हम कहेंगे हर व्यक्ति का अपना स्थिति होता है, हर संख्या रेखा पर एक संख्या का एक स्थिति होता है। अगर नंबर सिस्टम में आप कभी अगर ये चीज जानकारी लिए होंगे तो 1 2 -1 -2 -3 -4 है ना, 1 2 3 4 पॉजिटिव हो गई, इधर पॉजिटिव हो गई, इधर नेगेटिव हो गई। बताओ, दो परिमेय संख्या के बीच में इन्फिनिटिव ऑफ परिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय के बीच में अनंत परिमेय संख्या, अनंत, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही हो। और हर परिमेय संख्या का अपना एक स्थान है, बिंदु कि नहीं है। तो जब एक बिंदु की बात करेंगे तो उसका एक वैल्यू तो होनी चाहिए, वैल्यू तो बनती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री वो अपरिभाषित है।
इसीलिए उसको परिभाषित करने के लिए, उसका एक मैग्नीट्यूड देने के लिए, एक वैल्यू देने के लिए उस ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट किया गया है, एक मदद किया गया है, सहायता दिया गया है। सह मतलब एक साथ मिल करके, इसीलिए इसमें देख रहे होंगे नियामक और निर्देशांक, निर्देश, ऑर्डर, ऑर्डर सोच सकते हैं आप, ऑर्डर है ना, आज्ञा, आदेश, निर्देश, प्रदर्शन कहते हैं। फलना को पी द्वारा सूचित किया जाता है, पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पी द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित बोलते हैं। तो उस हिसाब से निर्देशित भी कह सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये बन रहा है कि किसी भी चीज का अगर आप डेफिनेशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा अगर आप ले रहे हैं किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आप ये समझ ले कि आज सर इसमें क्या करेंगे, बिंदु का नाम निश्चित लेंगे। इससे आप किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या हुआ नहीं। ठीक, तो अब मैं बता दूं बिंदु की स्थिति दो एक्सिस से मापी जाएगी। ये भी जिक्र हम इसी में कर देंगे कि कम से कम आगे आपके दिमाग में आवे, सर व्हाट इज एक्स एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, इस पर कम से कम आपके मन में थोड़ा उथल पुथल होगा कि सर डेफिनेशन में कहां से क्या लिख दी, होना भी चाहिए। जब कोई चीज हो ये करने के बाद मन में हो कि अब इसकी चर्चा आगे होनी चाहिए। तो अब डेफिनेशन मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी बिंदु, देखिए ये यही पॉइंट पे आपको फोकस करनी थी, जिसके अंतर्गत किसी क्या चीज, बिंदु, किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति, स्थिति मीन्स एज ए पोजीशन, सुन रहे हैं, किसी बिंदु, बिंदु पर किसी को कोई टिक्का टिप्पणी करनी है तो बताइए, कर सकते हैं टिक्का टिप्पणी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रखिएगा। तो बताइए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु, मैंने बोला ना ज्योमेट्री की शुरुआत बिंदु से हो रही है, तो उस बिंदु का अपना कोई अकेला कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उसकी वैल्यू के लिए, उसका परिमाण के लिए, परिमाण समझ रहे हैं, मान तो मान भी बोल सकते हैं, लेकिन परिमाण बोलने से और थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ जाती है। जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति दो अक्षों, दो अक्षों, किसी बिंदु की स्थिति दो अक्षों, पोस्ट में हम लिख भी देते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति दो अक्षों, है ना, से माप कर, से उस बिंदु का एक विशेष परिमाण, एक विशेष प्राप्त किया जाता है, एक विशेष परिमाण प्राप्त किया जाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, जब तक आप इस चीज को डेफिनेशन में नहीं पूरा क्लियर करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? आगाज ही गंदा होगा तो परिणाम तो और बुरा होगा। इसलिए आगाज अच्छा से करें, हर बराए नहीं। पहली बार पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़े जरूर थे लेकिन दिमाग उतनी सी खुली नहीं थी। हाँ, हम लोग थोड़ा अनभिज्ञ थे, हाँ, लेकिन अब थोड़ी सी नजरें खुल गई है
तो मेरा विचार है कि उसको पूरा ढंग से जानकारी मिले। तो गणित की वह शाखा, एक शाखा है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत किसी बिंदु, बार बार देखिए बिंदु को हाईलाइटेड के इन्वर्टेड कॉमा में दिए, बिंदु की स्थिति दो अक्षों से माप कर, कुछ वाला नहीं पढ़ना, अपना ध्यान में रखने के लिए, दो अक्षों से माप कर, मन में रखना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस बिंदु का माप कर, उस बिंदु का, जिस बिंदु को आप ये कर रहे हैं स्थिति नापते हैं, उस बिंदु का एक विशेष परिमाण प्राप्त किया जाता है। परिमाण, एक विशेष क्या प्राप्त किया जाता है? परिमाण प्राप्त किया जाता है, पर एक वैल्यू प्राप्त होती है, वह क्या कहलाता है? बात समझ में आ गया? अब इसमें आप एक चीज देखिए कि नया चीज आपके लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, बाकी आपके लिए कोई और नया चीज है तो बताइए। मेरे हिसाब से तो और कोई नया चीज नहीं है, आपके हिसाब से है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का नाम इसलिए लिया जाता है कि हम बताएंगे ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन से, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो हमारे आसपास जितने भी क्षेत्र हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जगह हैं, उसमें एक जगह का अगर आप उसका पूरा विवरण लेना चाहते हैं, चाहे वो गूगल मैप के माध्यम से कहीं सर्च करते हैं तो एक बिंदु नुमा दिखती है कोई स्थान, कहीं भी अगर आप एक कीजिए तो क्या होता है, एक बिंदु के रूप में वो क्या करता रहता है, उसको इंडिकेट करते रहता है कि फलना स्थान फलना जगह पे। उसके अगल बगल में लोकेशन दे देता है, दो चार को इम्पोर्टेंट जो भवन होते हैं, वो इम्पोर्टेंट कोई अगर मान लीजिए कुछ भी है तो उसको इंडिकेट करके बता देता है कि जगह, लेकिन वो भी बिंदु नुमा होती है। तो कहीं ना कहीं बिंदु से ही हम लोगों को जानकारी मिलती है। दूसरी बात, हमारा जो पृथ्वी है एक प्रकार का गोलीय है, और गोलीय है तो उसमें आपको पता होगा कि बीचों बीच जो एक रेखा खींची जाती है उसका नाम है विषुवत रेखा। पृथ्वी के मध्य स्थित रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, और उससे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची जाती है उसको कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची जाती है उसको मकर रेखा, और सूर्य इसी तीनों रेखा पर चमकती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो सब अभी हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, नहीं तो हम ज्योग्राफी में फिर चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो ये जो रेखाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेंटर से कनेक्ट होती है। विषुवत रेखा सेंटर से कनेक्ट होती है, बात गौर कीजिएगा। और हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे कि अगर कोई गोलाकार वस्तु है, एज ए वृत्त है, अगर उसमें कोई त्रिज्या है तो 100% वो क्या होती है? लंबवत होती है। अगर दूसरा भी अगर त्रिज्या व्यास इधर से खींच दिया जाए ऐसे और ऐसे, तो क्या होगी? दोनों 90 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में 90 डिग्री का सबसे ज्यादा महत्व है, जो प्रारंभिक स्थिति में एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मदद लेते हैं किसका? लंबवत रेखा। तो एक क्षैतिज रेखा जिसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर जिसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, उदक रेखा। इसको वाई अक्ष बोलते हैं उदक रेखा को, और इसको एक्स अक्ष कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल एक्सिस। सब आपको हम अभी बताएंगे। तो कुल मिलाकर इस डिफिनीशन में आप ये समझें कि सर जी ने हमको डिफिनीशन देने के साथ कुछ जानने की इच्छा जगा दिया। वो इच्छा कौन से किस चीज के लिए है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अक्ष वर्ड कभी भी सुनना तो एक एज ए लाइन समझना। जैसे आप ध्रुव समझते हैं तो बिंदु समझ जाते हैं, केंद्र समझते हैं तो बिंदु समझ जाते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज सब है जो आप समझ जाते हैं। तो कभी भी अक्ष भी सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि क्या है, एक लाइन की बात कर रहे हैं ऐसे। तो अब इस स्थिति में अब हम आपको यहाँ से चाहेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिफिनीशन दे। एक्स अक्ष, आप फिगर से भली भांति समझ सकते हैं। इस टाइप की जो भी रेखाएं होती है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी रेखाएं जो भी देख रहे हैं, एक्स वाई है, एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ये सभी क्या है पता है ना? एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष नाम हम दिए इसलिए क्योंकि ये क्षैतिज है। क्या है? क्षैतिज, क्षैतिज, ओरिजेंटल, ओरिजेंटल लाइन।
क्षैतिज रेखा, समझ रहे हैं? तो इस फिगर को आप अगर ढंग से अगर नोट करेंगे बाद में और ध्यान में रखेंगे, या मेरे इशारे को आप अगर ख्याल रखेंगे कि सर जी ने हमको ऐसे क्षितिज नुमा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, कबीर जी का दोहा सुने होंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित या अधम शरीरा, उसमें एक वर्ड क्षितिज आता है। उस क्षितिज शब्द का अर्थ होता है जो आप देख रहे हैं आकाश, ये पूरा इस रूप में, ये तो है वैसे गोलिए, लेकिन इस रूप में हम लोग इशारा देते हैं, अर्थात ये क्षितिज, क्षैतिज, क्षितिज से आप सेट करके एज ए ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये कोई रियल में अर्थ नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ कि आप क्षितिज को ऐसे क्षैतिज समझ करके आप इस रूप में इशारा से आप समझ लीजिए, ये हो गया एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, बहुत भारी डिफिनीशन नहीं देंगे, सीधा क्षैतिज रेखा को एक्स। क्षैतिज रेखा तुम समझ में नहीं करोगे, इसीलिए फिगर अलग से बना दिए, इशारा भी दे दिए, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा का अंग्रेजी नाम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लिख चुका है, ठीक है। फिर है वाई अक्ष, हाँ तो वाई अक्ष का भी यहाँ आप देख लें, इस रूप में देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वाई वाई डैश है ना, या एक्स वाई लिखा गया है, देख लीजिए, इसको एक्स एक्स के फॉर्म में ही रहने दीजिए, एक्स एक्स डैश, समझ रहे हैं, एक्स डबल डैश, समझ रहे हैं, यहाँ एक्स एक्स डैश, एक्स से एक्स है ना, हाँ तो एक्स एक्स डैश रहने दीजिए, एक्स वन डैश कर दीजिए, x2 और x2 डैश कर दीजिए, ठीक रहेगा। और इधर वाई वाई डैश, y1 और y1 डैश, y2 और y2 डैश, y3 और y3 डैश, यानी कि ये क्या हो गई? y अक्ष, इसका नाम हो गया, मतलब कौन रेखा? उदग्र रेखा। किसी का एक और नाम होता है ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, अंग्रेजी में वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, समझ रहे हैं? इस हिसाब से आप यहाँ ये समझें कि उदग्र रेखा को, किस रेखा को? हाँ उदग्र, उदग्र रेखा कहिए या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, को कौन कहते हैं? वाई। यही ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी चीज अभी आपके बीच में 2-4 दिन तक हम लगातार चलाते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से भी आप आनंद देख सकते हैं। घर पे अगर मिसमाइंड हो जाए तो, आवाज़ अगर सुनाई में कमी आवे तो कभी सुन लीजिए 10 मिनट 5 मिनट। और इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर ये इंट्रोडक्शन काफ़ी कारगर होता है। अब मैं चाहूँगा कि इससे आगे अगले वीडियो में आपको देंगे, इसलिए तत्काल आप इस चीज़ को अपने हिसाब से नोट कर लेंगे।